हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, आज फिर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और वो चर्चा होगी न्यायपालिका में पहले समलैंगिक न्यायाधीश के ऊपर जो विवाद हुआ है केंद्र सरकार वर्सेस न्यायपालिका में। उस पूरे विवाद को समझेंगे, केंद्र सरकार का क्या पक्ष है और इसके बाद न्यायपालिका ने फिर से रिकमेंडेशन भेज दी है केंद्र सरकार को। न्यायपालिका का इसके पीछे क्या तर्क है और वास्तव में संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, इन मुद्दों पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। साथ ही इस क्लास में मैं आप लोगों को कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी बताने वाली हूं कि आखिर कॉलेजियम सिस्टम क्या है, क्या संविधान में कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था की गई है या फिर किसी कानून में उसकी व्यवस्था की गई है या फिर न्यायपालिकाओं के विभिन्न निर्णयों के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम का प्रावधान किया गया। और बेसिकली ये सिस्टम है क्या, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के CJI की नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की पूरी प्रोसेस क्या होती है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। इस पूरी डिबेट को हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। यहां मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एक तो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि जो समलैंगिकता के संदर्भ में न्यायपालिका के विभिन्न वाद हैं, इन वादों को आपको समझना पड़ेगा। यहां से आपको पीटी में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मेंस में आपके सेकंड पेपर से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। न्यायपालिका में समावेशिता, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम समलैंगिक वकील को हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने पर दृढ़ है। आखिर सरकार के क्या तर्क हैं, न्यायपालिका के क्या तर्क हैं, आपको मेंस में यहां से क्वेश्चन मिल सकता है आपके GS पेपर सेकंड में। इसके साथ ही कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर आप लोगों से पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र हमारे संविधान में है ना। तो इन छोटे छोटे मुद्दों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो, मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है, CJI की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, एक वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनका नाम है सौरभ कृपाल, और ये ओपनली अपने आप को समलैंगिक बताते हैं। ठीक है, इनके यौन अभिन्यास को ये ओपनली बताते हैं। इनके सहित हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 5 अधिवक्ताओं को नियुक्त करने के अपने निर्णय को दोहराया है। ये निर्णय को क्यों दोहराया है, इस बात को समझिए। इन्होंने एक लिस्ट भेजी थी 5 अधिवक्ताओं की कि भाई इन्हें अलग अलग हाई कोर्ट में जज बना दिया जाए। कॉलेजियम ने सिफारिश की सरकार को। सरकार ने अपनी अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से जांच की और जांच करने के बाद 2 नामों को वापस भेज दिया। मैं अभी बताऊंगी कि क्या आधार दिए सरकार ने। और कहीं ना कहीं सरकार ने यह कहा कि चूंकि ये जो सौरभ कृपाल हैं, इनके जो साथी, इनके जो पार्टनर हैं, स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं और साथ ही ये समलैंगिक हैं। इसके पीछे के तर्क आप लोगों को बताऊंगी। तो इन आधारों पे सरकार ने ये वापस नाम कर दिए थे, लेकिन न्यायपालिका ने फिर से इन नामों की सिफारिश कर दी है। अब क्या प्रावधान है, सारे के सारे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मुद्दा समझ में आया कि आखिर ये प्रोसेस चला कैसे, क्या हुआ। तो न्यायपालिका ने फिर से इनको अपने निर्णय को दोहरा दिया है और ये कहा है न्यायपालिका ने कि यदि इन्हें नियुक्त किया जाता है तो वो भारत के पहले खुले तौर पर समलैंगिक न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है जी, ये मुद्दा है। अब बात ये करते हैं, इससे पहले सरकार ने क्या किया था, मैंने आपको अभी बताया। सरकार ने इन नामों पर पुनर्विचार करने की मांग की थी और पुनर्विचार के आधार पे सरकार ने कुछ आपत्तियां व्यक्त की थी इनके नामों पे। एक तो ये कहा कि एक उम्मीदवार का यौन अभिविन्यास और उसका विदेशी राष्ट्रीय साथी, जो सौरभ कृपाल हैं, कि भाई यौन अभिविन्यास उनका अलग है, वो समलैंगिक है, और साथ ही दूसरा इन्होंने आधार बताया था इनके नाम के ऊपर पुनर्विचार करने का कि जो इनके पार्टनर हैं वो विदेशी राष्ट्रीय हैं। इसके साथ ही एक जो दूसरे वकील के नाम पे सरकार ने आपत्ति दर्ज की और पुनर्विचार करने के लिए कहा न्यायपालिका से। किस आधार पे? ये कहा कि भाई इस व्यक्ति की, यदि आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो इन्होंने सोशल मीडिया पर PM की आलोचना करने वाली सामग्री साझा कर रखी है। इन 2 आधारों पे सरकार ने क्या कहा न्यायपालिका को कि भाई पुनर्विचार कर लिया जाए। ठीक है,
अब जब न्यायपालिका के सामने यह मुद्दा आया तो न्यायपालिका कहीं ना कहीं दृढ़ थी इस बात को लेके कि समलैंगिकता के आधार पे आप किसी व्यक्ति से विभेद नहीं कर सकते। और न्यायपालिका ने यहां पे सबसे पहले यदि हम देखें कि भाई इसके पीछे सरकार की क्या स्थिति है, आखिर सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि समलैंगिक होने के आधार पे पुनर्विचार करने के लिए क्यों कहा, भाई किसी बात के पीछे कोई ना कोई आधार होगा तभी तो सरकार ने कहा। तो सरकार का यह कहना है कि देखो भारत में, मतलब कानून मंत्रालय का कहना है कि समलैंगिकता भले ही अब भारत में अपराध नहीं है नवतेज सिंह जोहर वाद के बाद, लेकिन नवतेज सिंह जोहर वाद के बाद आर्टिकल 377 पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है, डिक्रिमिनलाइज है, मतलब एक तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी समलैंगिकता अपराध नहीं है। लेकिन समलैंगिक विवाह को अभी भी संहिताबद्ध वैधानिक कानून या असंहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून में मान्यता नहीं दी गई है, यानी हमारे कानून में अभी भी समलैंगिक विवाह का कोई स्थान नहीं है, भले ही समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया गया। एक तो यह आधार दिया सरकार ने। इसके साथ ही सरकार ने यह कहा कि भाई जो मैंने आपको बताया कि भाई सरकार के विरुद्ध टिप्पणियां एक व्यक्ति दाखिल कर रहे हैं बार बार। अब यहां पे जो न्यायपालिका है ना वो सरकार की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर देगी कि भाई आपका ये जो जिन आधारों पे आपने पुनर्विचार करने की मांग की है वो आधार कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं ठहरते हैं। क्या कहते हैं संवैधानिक प्रावधान, इस मुद्दे को समझना जरूरी है। इससे पहले दोस्तों हम एक बार ये समझते हैं कि आखिर ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ना, हम किस किस मुद्दे पे जिक्र करने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे भाई न्यायपालिका में विविधता और समावेशिता का महत्व है। विविधता का मतलब क्या है कि जब न्यायपालिका में अलग अलग समूह, पुरुष भी आए, महिला भी आए, अल्पसंख्यक भी आए, अनुसूचित जाति भी, जनजाति भी, पिछड़े भी, दिव्यांग भी, ट्रांसजेंडर्स भी और समलैंगिक भी, तब जाके विविधता बढ़ेगी, तब जाके हर वर्ग के मुद्दों की समावेशिता संभव हो पाएगी न्यायपालिका में। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की समावेशिता के लिए भी जरूरी है कि समलैंगिक जज भी हों। इसी के प्रत्युत्तर में सरकार का यह कहना है कि भाई अगर हम किसी समलैंगिक जज को न्यायपालिका में नियुक्त करते हैं, उसे जज बनाते हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति पूर्वाग्रह से काम करेगा। इसके ऊपर न्यायपालिका का कहना है कि देखिए भाई आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि यदि ऐसे पूर्वाग्रह करने लगे तब तो महिला न्यायाधीश नहीं होनी चाहिए। महिला न्यायाधीश भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, दिव्यांग, है ना, अल्पसंख्यक, ये भी पूर्वाग्रह ग्रसित हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं पुरुष भी तो पूर्वाग्रह ग्रसित होके जस्टिस सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में हम किसी एक कम्युनिटी को, हम किसी एक ऐसे वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते कि यदि इस वर्ग का व्यक्ति न्यायपालिका में जाएगा तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होके निर्णय देगा। तो इस बात को बिल्कुल नकार दिया है न्यायपालिका ने कि आपके जो तर्क हैं वो गलत हैं। अब न्यायपालिका और क्या लॉजिक देगी इसके पीछे? न्यायपालिका का यह कहना है कि देखो भाई सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर मामला 2018 में संवैधानिक स्थिति स्थापित कर दी है। और उस संवैधानिक स्थिति में यह साफ साफ कहा था न्यायपालिका ने कि प्रत्येक व्यक्ति का जो यौन अभिविन्यास होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने यौन अभिविन्यास के आधार पर अपनी गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ और अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने का हक होता है, अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने यौन अभिविन्यास के साथ अपने जीवन को गरिमामयपूर्ण जीवन जी सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के आधार पे प्रत्येक व्यक्ति को अपने यौन अभिविन्यास के आधार पे जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और आप यदि किसी अपॉर्चुनिटी को केवल इस आधार पे छीन रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। बात समझ में आई? इसी वाद में यह कहा गया था कि बेसिकली यौन अभिविन्यास के आधार पर उम्मीदवारों को स्वीकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक सिद्धांतों के स्पष्ट रूप से विपरीत होगा। यानी यदि हम केवल समलैंगिकता के आधार पे किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाने से मना करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान की व्याख्या की है उस व्याख्या के प्रतिकूल होगा।
पहला तर्क समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया इसके पीछे, लॉजिकल बात कह रहा है सुप्रीम कोर्ट यहां पे। अगली बात यह कह रहा है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उम्मीदवार, दूसरा जो पॉइंट था सरकार का कि भाई ये जो व्यक्ति हैं, इनके जो पार्टनर हैं वो विदेशी हैं, वो स्विस नागरिक हैं, तो इस पे न्यायपालिका ने कहा कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उम्मीदवार का जो स्विस राष्ट्रीय साथी भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण ही होगा, क्योंकि उसका गृह देश मित्रवत है। पहली बात तो जिस देश का वो नागरिक है उससे भारत के मित्रतापूर्ण संबंध है। दूसरी बात, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब बड़े राष्ट्रीय पद का कोई व्यक्ति का जो साथी है वो विदेशी हो, है ना। इससे पहले भी बहुत सारे मामले आ चुके हैं जिनका जो साथी है विदेशी रहा है, तो ये भी आपका लॉजिक सही नहीं ठहरता है इनकी नियुक्ति के लिए। तो इन दो आधारों पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पक्ष लिया है इनका कि इनकी नियुक्ति जज के तौर पे होनी चाहिए, और जो आपके तर्क हैं वो तर्क संवैधानिक नैतिकता या संवैधानिक आधारों पे खरे नहीं उतरते हैं। बात समझ में आई? एक तो इन्होंने ये कहा, और जो दूसरा व्यक्ति था जिसपे सरकार ने ये कहा था कि भाई इनकी सोशल मीडिया में सरकार की आलोचनाएं हैं, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सभी नागरिकों को ना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और सरकार के लिए महत्वपूर्ण विचार, भाई सरकार के पक्ष में भी कोई व्यक्ति हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है, तो इस आधार पे हम किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद धारण करने से वंचित नहीं कर सकते। अगर वो व्यक्ति योग्यता रखता है उस पद पे जाने के लिए, सत्यनिष्ठ रखता है, तो हम केवल इस आधार पे उस व्यक्ति की नियुक्ति को नहीं रोक सकते कि उस व्यक्ति ने सरकार की आलोचना कर दी। तो इन दो आधारों पे सरकार ने फिर से इन नामों की रिकमेंडेशन भेजी है सरकार को। बात समझ में आई? यहां तक पूरे मुद्दे से जुड़े रहिए, लास्ट तक आपको आते आते बिल्कुल समझ में आएगा कि आखिर अब होगा क्या, क्या प्रोसीजर है पूरा का पूरा। ठीक है, अब अगली बात हमको यह समझनी है कि अगर हम विभिन्न यौन अभिविन्यास के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, उसका क्या महत्व होगा। जैसे सरकार ने कहा था, भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करेगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। फिर तो हम किसी भी ऐसा, कोई भी ऐसा वर्ग जो अभी तक पिछड़ा रहा है, जिसकी अभी तक हम कहें कि सार्वजनिक जीवन में बहुत ज्यादा भूमिका नहीं रही है, फिर तो किसी भी ऐसे वर्ग को आप उच्च पदों पे शामिल मत करो, क्योंकि ये डर रहेगा कि ये तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होके डिसीजन देगा, है ना। तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया, फिर ये तो आप किसी भी वर्ग को बोल सकते हो, ये तर्क कहीं पे भी सही नहीं ठहरता है। और यदि हम अलग अलग यौन अभिविन्यास के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी न्यायपालिका में करेंगे, तो इससे एक नया मूल्य जुड़ेगा न्यायपालिका में। न्यायपालिका ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनेगी, विविधता आएगी न्यायपालिका में, और अलग अलग न्यायाधीश एक दूसरे के दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं, एक दूसरे के दृष्टिकोण से कुछ सीखते हैं। बात समझ में आई? तो पूरी की पूरी न्यायपालिका में समावेशिता आ जाएगी। हमारी न्यायपालिका में विविधता का यदि हम महत्व की बात करें कि भाई जब एक बड़ा वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो आज तक वंचित रहा है, और जब उसे संविधान ने सारे अधिकार दे दिए हैं, संविधान के अकॉर्डिंग उसको सारे अधिकार दिए गए हैं, तो ऐसे में यदि हम उस व्यक्ति को उस पद से वंचित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे एक तो संवैधानिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, और दूसरा हम न्यायपालिका में कहीं ना कहीं ज्यादा समावेशिता का मौका गंवा सकते हैं। किसी राष्ट्र की न्यायपालिका की संरचना उस जनसंख्या की विविधता को दर्शाती है जिसकी वह सेवा करती है। उदाहरण के तौर पे हम देखें, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, LGBTQ समुदाय जैसे अन्य कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना यदि है, तो हमें न्यायपालिका को विविधतापूर्ण बनाना पड़ेगा, ताकि प्रत्येक वर्ग की आवाज सुनी जाए न्यायाधीशों के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही ये तो एक अलग बात है कि भाई सामाजिक और भौगोलिक विविधता को न्यायपालिका के सभी स्तरों पर प्रतिबिंब मिलना चाहिए, क्योंकि बेंच पर विविधता राय और दक्षता की विविधता को बढ़ावा देती है। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग अपने विविध अनुभवों से बेंच को समृद्ध करते हैं। ये पूर्व CJI रमन्ना का कहना था कि जब न्यायपालिका में अलग अलग वर्गों, अलग अलग समुदायों, अलग अलग यौन अभिविन्यास वाले लोगों को शामिल किया जाएगा, तो ये जो बेंच होगी ये समृद्ध होगी, इसमें विविधता के विचार होंगे और अलग अलग इनके अनुभव होंगे, और इन सब के अनुभवों को मिला देंगे तो एक बेहतर
समावेशी न्यायपालिका का गठन संभव हो पाएगा। ठीक है, आपने सरकार के तर्क देख लिए, आपने न्यायपालिका के तर्क देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन यही है कि कई निर्णय आगे बढ़े हैं और एलजीबीटी कम्युनिटी जो है समुदाय के अधिकारों की वकालत की है बहुत सारे निर्णयों में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने एक क्लास करवाई थी समलैंगिकता के विवाह का मुद्दा, ठीक है, मुद्दे की बात में ही, उसमें मैंने ना बहुत सारे 5 डिसीजंस बताए हैं, 5 निर्णय बताए हैं समलैंगिकों के अधिकारों से संबंधित। यदि आपने वो क्लास नहीं सुनी है तो उस क्लास को सुनने का कष्ट करें, क्योंकि वो वाद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे स्नेरियो को समझने के लिए कि आखिर क्या हुआ, कैसे कैसे न्यायपालिका समय समय पे जो समलैंगिक है उनके अधिकारों को आगे बढ़ाती गई और फाइनली 2018 में 377 को असंवैधानिक करार कर दिया। ठीक है, तो वो क्लास जरूर देखनी है आपको। यदि हम और निष्कर्ष की बात करें तो हमें सामाजिक नैतिकता की वेदी पर संवैधानिक नैतिकता की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। साफ साफ हम ये बोल सकते हैं कि भाई सामाजिक नैतिकता क्या कहती है। 4 लोग कहेंगे कि नहीं भाई ये जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, कह सकते हैं बहुत सारे लोग, आप रोक किसको सकते हो कि भाई ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इनको जो है समान अधिकार नहीं होने चाहिए, इससे हमारा समाज बिगड़ेगा। लेकिन आप समाज की सुनोगे कि संविधान की सुनोगे? मुद्दा ये है ना कि सामाजिक नैतिकता वर्सेस संवैधानिक नैतिकता। देखो, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमेशा आपको संवैधानिक नैतिकता को सपोर्ट करना है। समाज तो कई बार गलत चीजों को भी प्रमोट कर देता है ना, समाज तो ऑनर किलिंग को भी सही ठहरा देता है, लेकिन हमें कैसे चलना है, हमें संवैधानिक नैतिकता को आधार बनाना है। तो हम यदि इस मुद्दे को भी सोल्व करें तो भी हमें सामाजिक नैतिकता के ऊपर संवैधानिक नैतिकता को ही प्रश्रय देना पड़ेगा, है ना। अब इसके साथ ही सरकार की आपत्तियों को, ये तो फिर एक अलग एंगल, पॉलिटिकल एंगल हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको। हालांकि जब न्यायपालिका और सरकार के बीच क्लैश की बात आए तो ये क्लैश चला कि ठीक है भाई, सरकार ने आपत्तियां दे दी थी 2 नामों के संदर्भ में, अलग अलग आपत्तियां दी थी जो मैं डिस्कस कर चुकी हूं, लेकिन न्यायपालिका को ये आपत्तियां सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी। कई आलोचक इस आधार पर न्यायपालिका की आलोचना भी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो फिर एक बहुत अच्छा इस नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ में कहा गया था, हम इतिहास को नहीं बदल सकते हैं। इतिहास में यदि एक वर्ग के खिलाफ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, तो हम इतिहास को तो नहीं बदल सकते, हम पीछे जाके नहीं सुधार कर सकते, लेकिन हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। संविधान एक जीवित जीव की तरह है, इसे जीवन देना होगा। हमें समय समय पे अलग अलग मुद्दों को, सकारात्मक मुद्दों को संविधान में शामिल करना होगा। यह सामाजिक मानसिकता में गहरे तक बैठी पूर्वग्रही धारणाओं को अलविदा कहने का समय है। यानी हमें समाज के आधार पे किसी भी विषय वस्तु को सही या गलत नहीं ठहराना है, हमें संविधान के आधार पे मुद्दों को सही या गलत ठहराना है। और यदि किसी एक वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, किसी वर्ग के साथ गलत हुआ है, तो हमें समय काल परिस्थिति के अनुसार उसे सुधारना पड़ेगा संविधान के माध्यम से ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा मुद्दा था। और अब आपको एक बात समझनी है, क्या समझनी है, ये कॉलेजियम प्रणाली और उच्च न्यायपालिका में इस प्रक्रिया पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस पूरी प्रक्रिया में जाने से पहले एक बात याद रखना, वो इधर उधर मिस हुआ होगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे पहला आधार होता है कि कोई भी न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका के कॉलेजियम सिस्टम ने मान लो 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर दी। अब सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है ना, सरकार ज्यादा से ज्यादा उससे पुनर्विचार करने के लिए बोल सकती है। ठीक है, पुनर्विचार करने के लिए यदि सरकार बोलती है आईबी की रिपोर्ट के आधार पे या फिर अन्य समितियों की रिपोर्ट के आधार पे, तो न्यायपालिका यदि फिर से उन्हीं न्यायाधीशों का नाम भेज देती है सरकार के पास, तो इस बार सरकार बाध्यकारी होगी उन्हें जज नियुक्त करने के लिए। यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा कॉलेजियम सिस्टम, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की अंतिम शक्ति किसके पास है, न्यायाधीशों के पास ही है। केवल सरकार पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है, लेकिन अब चूंकि फिर से भेज दिया गया है इन नामों को, तो कहीं ना कहीं सरकार बाध्यकारी हो जाएगी क्या करने के लिए। देखो, ये आ गया
मतलब सरकार की यदि हम भूमिका की बात कर लेना तो नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए नाम कॉलेजियम की मंजूरी के बाद ही सरकार के पास पहुंचते हैं। ये नाम गए सरकार के पास, ठीक है जी। इस पूरी प्रोसेस में सरकार की भूमिका क्या होती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच के द्वारा ये पता करवाते हैं कि भाई किसकी क्या हिस्ट्री है, पूरी जन्म कुंडली निकलवाते हैं, और यदि कुछ संशय, कुछ संदेह इनको लगता है तो ये केवल पुनर्विचार के तौर पे भेज सकते हैं। अगर किसी वकील को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है, ठीक है, तो केवल सीमित शक्ति है सरकार की। सरकार भी कॉलेजियम के विकल्पों पर आपत्ति जता सकती है, जैसा कि अभी सरकार ने इन दो नामों पे जताई है आपत्ति, अलग अलग आधार दिए हैं आपत्ति जताने के, तो सरकार आपत्ति जता सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीटी लिख लेना, यदि कॉलेजियम उन्हीं नामों को फिर से दोहराता है, यानी फिर से सरकार के पास भेजता है, तो सरकार उन्हें नियुक्त करने के लिए क्या है? बाध्य है। बात समझ में आई? तो कॉलेजियम सिस्टम का कंक्लूजन ही ये निकलता है कि कहीं ना कहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति की अंतिम शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। अब हम एक बार कॉलेजियम सिस्टम पे जाएं, उससे पहले आपको ये मुद्दा समझ में आया कि भाई मुद्दा क्या है, सरकार के क्या पक्ष हैं, न्यायपालिका के क्या पक्ष हैं, क्या होना चाहिए, हमने निष्कर्ष भी देख लिया। और चूंकि हम एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट सामाजिक मान्यताओं से नहीं चलेंगे, हम संवैधानिक मान्यताओं से चलेंगे, तो संवैधानिक मान्यताओं के तर्क की कसौटी पे कसा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेशली इस समलैंगिकता वाले संदर्भ में न्यायपालिका के जो तर्क हैं वो संविधान के अनुरूप ठहरते हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं अपना निष्कर्ष इसी के राउंड अराउंड लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई बच्चों? अब एक बार ना कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यदि मैं कॉलेजियम सिस्टम की बात करूं, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखने हैं हमारे संविधान के दो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद है 124(2) और एक है 217(1). यहां लिखा नहीं है, 217(1) लिख लेना। ये 124(2) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और 217(1) हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है। और बेसिकली 124(2) में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श पे। इतनी बात लिख दी गई है। अब आपको एक बात समझने की है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम आया, ये क्या है कॉलेजियम सिस्टम, ये तो मैं आपको अभी बताने वाली हूं, लेकिन आप उससे पहले ये समझिए कि जो कॉलेजियम सिस्टम आया है ना, ये इसका जो जिक्र है वो कहीं पे भी, यानी ना तो भारत के किसी अधिनियम के द्वारा, यानी ना तो भारत के किसी कानून के द्वारा इसका गठन हुआ है, और ना ही पूरे के पूरे संविधान में आपको कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र मिलेगा। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम क्या का जिक्र हमारे एक अधिनियम में किया गया? तो कहीं नहीं है, ना कानून में ना संविधान में। ठीक है, अब ये आया कैसे, कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, ये स्थापित कैसे हुआ? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। बात समझ में आई? यदि आपको स्टेटमेंट आ जाए कि भाई जो कॉलेजियम सिस्टम है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है, तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ना संविधान में ना कानून में इसका जिक्र है। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगली बात हमें समझनी ये चाहिए कि वो कौन सा विकास क्रम है। तो यहाँ पे हमें 2-3 केस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यदि हम पहले वाद की बात करें, इसे अनौपचारिक भाषा में प्रथम न्यायाधीश मामला माना जाता है, 1981 का है, और एसपी गुप्ता मामले के नाम से भी इस वाद को जाना जाता है। देखो, इस वाद में यह कहा कि भाई जो न्यायिक नियुक्तियों और तबादले के ऊपर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव की बात है ना, कि भाई उसके परामर्श पे करना चाहिए, तो ये इस मामले में जिक्र किया गया कि ये परामर्श सरकार पे यानी कि राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होता है, कि केवल परामर्श होता है कि भाई सीजेआई ने या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने परामर्श दे दिया, अब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उस परामर्श को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ये मुद्दा हो सकता है ना शुरुआत में कि आखिर हम इस परामर्श की प्रकृति से क्या अभिप्राय लगाएं, है ना, परामर्श क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इस वाद में ये कहा कि ये जो सुझाव है ना, ये केवल औपचारिक है,
यानी राष्ट्रपति इस सुझाव को नहीं भी मान सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी बाध्यकारिता नहीं है इस सुझाव को, इस परामर्श को मानने की। ठीक है, यानी इस सुझाव की प्रधानता को अस्वीकार कर दिया और कहा कि राष्ट्रपति स्वतंत्र है। इसका निष्कर्ष क्या निकला, सोचो दिमाग में। निष्कर्ष यही निकला कि इस प्रथम न्यायाधीशवाद में कहीं ना कहीं कार्यपालिका को, राष्ट्रपति को, सरकार को ज्यादा शक्तियां दे दी गई और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की अंतिम शक्ति किसके पास चली गई, राष्ट्रपति के पास चली गई, यानी कि कार्यपालिका के पास चली गई। बात समझ में आई। और लगभग 12 वर्षों तक ना यही सिस्टम चलता रहा। न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित हो गई थी। लेकिन एक दूसरा वाद ध्यान रखना है जिसे बोलते हैं दूसरा न्यायाधीश मामला या फिर द्वितीय न्यायाधीशवाद। 1993 में यह वाद आता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है 1993 में। इसमें पहले न्यायाधीशवाद को पूरी तरीके से बदल दिया और यह कहा कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत, मतलब, और इसी वाद में जो दूसरा, ये ध्यान रखना पीटी में पूछ सकता है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत दे देगा प्रथम न्यायाधीशवाद में हुई थी, तो प्रथम में नहीं, दूसरे न्यायाधीशवाद में हुई थी। एक तो इस न्यायाधीशवाद में कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित कर दिया गया और दूसरी ये बात कही गई कि सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी परामर्श देना, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से एक संस्थागत राय ली जाएगी। यानी केवल सीजेआई की ही राय मान्य नहीं होगी, सीजेआई प्लस 2 न्यायाधीश मिल के राय लेंगे और ये राय सरकार तक के पास जाएगी। यानी राष्ट्रपति, आप राष्ट्रपति लिख सकते हैं, सरकार लिख दो, कोई बात नहीं, सरकार के पास जाएगी और सरकार इसी राय के अनुसार बाध्य होगी नियुक्ति करने में। यानी यहां कहीं ना कहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति पे सर्वोच्चता किसको दे दी गई, खुद बताइए, सरकार को कि न्यायपालिका को? तो न्यायपालिका को। बात समझ में आई। यहां से कॉलेजियम सिस्टम सुस्थापित हो जाता है और कहीं ना कहीं बाध्यता स्थापित कर दी जाती है। ठीक है, इससे आगे एक वाद और याद रखना है। 1998 में, 1993 से लेके 98 तक 1+2 का जो कॉलेजियम है ये काम करता रहा। लेकिन 1998 में तीसरा न्यायाधीश मामला आता है। इस न्यायाधीशवाद में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 परामर्श का जो करने का जो अधिकार है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को कहा कि भाई इस 1+2 यानी इस 2 को थोड़ा बढ़ाया जाए, संस्था का थोड़ा विस्तार किया जाए। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार कर दिया। यानी कॉलेजियम की स्थापना हुई थी दूसरे न्यायाधीशवाद में, कॉलेजियम का विस्तार होता है तीसरे न्यायाधीशवाद में और इसमें 1+4 कर दिया गया इसको। यानी एक सीजेआई रहेंगे और 4 अन्य वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो इस कॉलेजियम में शामिल होंगे। ठीक है, ये लिखा भी है यहां पे। ये 3 बात समझ में आए, यानी एक कॉलेजियम प्रणाली विकसित हो गई भाई। ठीक, अब हम ये समझेंगे ये है क्या कॉलेजियम प्रणाली। देखो ध्यान से समझना इस बात को। यानी इस कॉलेजियम प्रणाली की यदि प्रमुख बातें कहें तो सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता कौन करेंगे, सीजेआई करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, मैं बता चुकी हूं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व कौन करेगा, उच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम बनेगा उसका नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश करेंगे और साथ में 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इसको मैं अभी डिटेल से भी बताऊंगी आप लोगों को, हाईकोर्ट की कैसे, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कैसे नियुक्त करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे नियुक्त करेंगे, है ना। ये पूरा भी डिटेल से बताने वाली हूं मैं आप लोगों को। यदि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होते हैं। यानी सरकार की भूमिका ना पहले नहीं होती। यानी किन किन व्यक्तियों के नामों की लिस्ट बनाई जाएगी कि भाई किस किस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाए, ये लिस्ट कौन बनाएगा, ये लिस्ट न्यायपालिका बनाएगी। और सरकार की भूमिका कब होगी, जब न्यायपालिका इन लिस्ट के रिकमेंडेशन के लिए एक प्रस्ताव भेजेगी सरकार को। सरकार ज्यादा से ज्यादा आपत्ति दर्ज करा सकती है जैसा कि अभी सरकार ने कराया, लेकिन यदि न्यायपालिका फिर से इन्हीं नामों को भेजती है तो फिर सरकार क्या होगी, बाध्य होगी। ये पूरा क्रम आपको समझ में आया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कंसेप्चुअल बात है, हमें समझनी चाहिए।
अब यदि हम देखें अलग अलग न्यायाधीशों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, इसको समझना जरूरी है। जैसे यदि हम भारत के सीजेआई की बात करें तो क्या प्रक्रिया है? सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे सीजेआई है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय है, या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब इन सीजेआई की नियुक्ति का क्या प्रावधान है? अगले सीजेआई के संदर्भ में जो निवर्तमान सीजेआई हैं, जैसे वर्तमान जो हमारे सीजेआई हैं, वो अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा, सिफारिश करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को क्या किया जाए, सीजेआई नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन ध्यान रखना, ये सिफारिश करने से पहले एक 1970 के दशक में एक वाद आया था। उसके बाद ये तय कर दिया गया कि जो सीजेआई हैं अपने जो उत्तराधिकारी सीजेआई के नाम की सिफारिश करेंगे वो वरिष्ठता के आधार पर करेंगे। यानी जो वरिष्ठतम सदस्य होगा, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वही क्या बनेगा? अगला सीजेआई बनेगा। यानी इसी वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश कर सकते हैं सीजेआई सरकार से। सीजेआई की नियुक्ति समझ गए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या प्रोसेस है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए नामों का चयन का प्रस्ताव सीजेआई द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें 1+4 होते हैं, टोटल कोलेजियम बनता है 5 लोगों का। सीजेआई कोलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ साथ, मतलब बाकी सदस्यों से भी पूछेंगे और उस उच्च न्यायालय से भी परामर्श लेते हैं जिस उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा रहा है। जैसे यूपी के हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा रहा है तो यूपी के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी सीजेआई परामर्श करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है जी। अब क्या होगा? प्रक्रिया यह है कि सभी को लिखित में अपनी राय दर्ज करनी होती है कि भाई हम इस नाम से सहमत हैं, इस नाम से असहमत हैं, और बकायदा फाइल का हिस्सा बनाया जाता है। पूरी कार्रवाई लिखित में होती है और जब सहमत हो जाते हैं, यानी 1+4, इसमें बहुमत का होता है कि भाई यदि बहुमत इसमें सहमत हो जाता है, इसके पश्चात कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेज देता है कि भाई हमने ये 4 नाम सिलेक्ट कर लिए हैं। सिफारिश भेज दी, केंद्रीय कानून मंत्री इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेज देता है। यानी केंद्रीय कानून मंत्री से प्रधानमंत्री को भेजेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजेंगे, और यदि किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तो राष्ट्रपति इस पे क्या कर देंगे? अपनी मोहर लगा देंगे और न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। बात समझ में आई? और यदि कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराएंगे। फिर से वही बात, आपत्ति दर्ज कराएंगे, पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे। लेकिन यदि न्यायपालिका फिर से उन न्यायाधीशों को नियुक्त करने की बात कहे तो फिर सरकार क्या होगी? बाध्य होगी। मेरे हिसाब से इस मुद्दे पे अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आगे एक हम देखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए क्या प्रक्रिया होती है या फिर अन्य न्यायाधीशों के लिए क्या प्रक्रिया होती है। इस बात को भी समझना जरूरी है। देखो, यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है, पहला आधार तो ये होता है, मान लो हरियाणा हाई कोर्ट है, हरियाणा का हाई कोर्ट है, इसका जो चीफ जस्टिस बनेगा ना, पहली शर्त ये होती है कि मुख्य न्यायाधीश उस राज्य का ना होना चाहिए। यानी हरियाणा हाई कोर्ट का जो व्यक्ति, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो व्यक्ति चीफ जस्टिस बनेगा वो पंजाब या हरियाणा का नागरिक, मतलब निवासी नहीं होना चाहिए। नागरिक तो हम भारत के हैं, है ना। इन छोटे छोटे शब्दों पे ध्यान दिया करो। अगला, यद्यपि चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश सीजेआई और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी सिफारिश सीजेआई करेंगे और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम होता है, ये करते हैं। और बाद में ये प्रस्ताव क्या कर दिया जाता है? कानून मंत्री को भेज दिया जाता है, फिर वो प्रधानमंत्री को भेजेंगे, राष्ट्रपति को भेजेंगे। यदि इसकी प्रोसेस को और आपको सरलता से देखना है, हाई कोर्ट की प्रोसेस को, तो मैंने इसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, ध्यान रखना। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेकर इसे सीएम के पास भेजेंगे। मान लो सीजे हैं जो न्यायाधीशों की लिस्ट किसे भेजेंगे? सीएम के पास भेजेंगे। ठीक है जी, भेज दी। 1+2 के कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की सूची भेज दी सीएम को। सीएम इसे भेजेंगे राज्यपाल के पास। इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। राज्यपाल इसे केंद्रीय कानून मंत्री के पास भेज देते हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को भेजते हैं। ठीक है, केंद्रीय कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को भेजेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजेआई हैं और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाला कोलेजियम अपनी सिफारिशें वापस केंद्रीय मंत्री को भेजता है। बात समझ में आई? केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई प्लस 2 न्यायाधीशों का एक कोलेजियम होता है, ये इस पे विचार करता है, यदि सही है मतलब ये सहमत है तो फिर ये इसे फिर से केंद्रीय मंत्री मतलब कानून मंत्री को भेज देते हैं। केंद्रीय मंत्री इन्हें पीएम के पास भेजेंगे, पीएम इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तो अलग अलग न्यायाधीशों की ना अलग अलग प्रोसेस है, सीजेआई की अलग प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अलग प्रोसेस है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अलग प्रोसेस है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो हाई कोर्ट का कोलेजियम है 1+2 उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने समझा और इसी के संदर्भ में न्यायपालिका में चूंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायपालिका कर रही थी तो निष्पक्षता, पारदर्शिता इत्यादि लाने के संदर्भ में एनजेएसी कानून लाया गया, जिसे 2015 में न्यायपालिका ने रद्द कर दिया था। वर्तमान में ये कोलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। ध्यान रखना, कोलेजियम सिस्टम लगातार विवादों में रहता है। हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या संविधान में इसका जिक्र है या कानून में इसका जिक्र है, इसका विकास कैसे हुआ, कौन से केस में क्या फैसला लिया गया, है ना। और बाकी समलैंगिकता से जुड़े हुए जो प्रमुख वाद हैं, सरकार का क्या पक्ष है, न्यायपालिका का क्या पक्ष है, होना क्या चाहिए, हमें संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, है ना। और संविधान यही कहता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को निजता का अधिकार है। और कहीं ना कहीं समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर भी निकाल दिया गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने यौन अभिविन्यास को ओपनली एक्सेप्ट कर सकता है, खुलेआम एक तरीके से स्वीकार कर सकता है, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। तो जब कहीं ना कहीं समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है इन अधिकारों के आधार पे, तो ऐसे में हम केवल इस आधार पे किसी व्यक्ति को जज बनने की प्रक्रिया से वंचित नहीं कर सकते कि उसके यौन अभिविन्यास अलग हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास अलग अलग हो सकते हैं और उसे अपने यौन अभिविन्यास के साथ जीवन जीने का, या यूं कहें कि गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है ना। तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के मुद्दों को जानने के लिए मुझसे जुड़िए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।